आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये वो प्रश्न होंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यू परीक्षा पैटर्न के आधार पे होंगे। तो हम परीक्षा पैटर्न, जो कि न्यू परीक्षा पैटर्न होगा, उसके आधार पे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो कि 1000 प्रश्नों की सीरीज थी अपनी, उसको हम आगे हल करने वाले हैं। ये जो प्रश्न होंगे वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है। अब हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसके लिए अनुमति ली जाती वो होती है उस राज्य के राज्यपाल से। यहाँ तक अपने प्रश्न हल हो चुके हैं। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए ही 35 वर्ष की आयु है वो कंपलसरी है, होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद की सदस्यता की जो अवधि है वो क्या है? राज्य विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन, इसकी सदस्यता की जो सदस्य हैं उनकी अवधि कितनी होती है? वो है 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों की संख्या है सदस्यों की जो अवधि है, समय है, अवधि है, वो 6 वर्ष होती है, जैसे राज्यसभा की होती है। इसकी तुलना हम केंद्र में राज्यसभा से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, केंद्र में भी, केंद्र को हम बोलते हैं संघ बोल सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था है और भारत राज्यों का संघ है। इसलिए जहाँ एकता का भाव हो वहाँ हमें केंद्र की बजाय संघ शब्द यूज करना चाहिए। तो संघ और राज्य दोनों ही स्तर पे संसदीय शासन पद्धति है। कौन सी शासन पद्धति है? संसदीय शासन पद्धति है। तो केंद्र में विधायिका के 2 सदन कंपलसरी है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन राज्य की जो विधानमंडल है, कानून बनाने वाली जो संस्था है, उसके 2 सदन हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है और बाकी सभी में विधानसभा ही कार्यरत है। 28 राज्यों में से 6 राज्यों में दूसरा सदन है, बाकी में नहीं है। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, आपको याद आ गया होगा एमएलए जिसको बोलते हैं। तो एमएलए का चुनाव हर निर्वाचन क्षेत्र में होता है, सबको पता है। 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम है, पंजीकृत है, वो वोट देने का अधिकार रखता है। तो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों द्वारा एमएलए का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो अब हम एमएलए के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य जिनको एमएलए कहते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है उसकी विशेषता हम देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष होता है तो बिल्कुल गलत नहीं होता, लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ये सही है। अंशतः चुने जाते हैं और अंशतः राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, ये गलत है। मुख्यतः नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? विधान परिषदों के सदस्यों का हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। इसमें अपने को टाइम लगेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ताकि आपकी कभी भी कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे हल करेंगे अपन? राज्य विधान परिषद, राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं। विधानमंडल, कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं विधानमंडल। इसका एक जो सदन है वो है विधानसभा, और दूसरा कौन सा है? परिषद, दूसरा है परिषद। तो परिषद के सदस्यों की बात कर रहे हैं।
तो ये जो विधानसभा है इसमें सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग अलग है। जैसे हम उदाहरण लें, राजस्थान का ले लेते हैं, यहाँ 200 MLA 200 विधायक चुने जाते हैं विधानसभा के लिए। अब जो ये परिषद में नियम है, भारत का संविधान कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अब 1/3 का अगर हम निकालना चाहें तो कितने होंगे? 66 सदस्य होंगे, और 66 सदस्य अधिकतम होंगे और 40 सदस्य न्यूनतम होंगे, ऐसा संविधान कहता है। अब ये जो हिस्सा है ये स्थानीय निकायों द्वारा कितना चुना जाता है, बात यह है। अब इसके लिए हम देखें कि विधान परिषद में 5 प्रकार के जो कैंडिडेट हैं वो चुने जाते हैं, 5 स्तर से कहने का मतलब। तो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3, स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं 1/3, और जो अपने स्नातक स्तर के स्टूडेंट हैं उनसे चुने जाते हैं 1/12, प्लस जो सेकेंडरी स्तर के अध्यापक हैं उनसे चुना जाता है 1/12, और 1/6 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 1/2 कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा सदस्यों में से। 1/3 चुने जाते हैं स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायत राज अपना है, वहाँ से शहरी निकाय है, वहाँ से चुने जाते हैं 1/3। 1/12 जो सदस्य हैं ये स्नातक स्तर से, 1/12 सदस्य हैं ये जो सेकेंडरी स्तर के अध्यापक हैं उनसे, और 1/6 सदस्य चुने जाते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। बिल्कुल कन्फर्म हो गया आपको, बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया किसकी बात कर रहे हैं हम? विधान परिषद की। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? कौन है इनमें से, निम्न में से कौन योजना बोर्ड में अध्यक्ष का काम करता है? वो कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री योजना बोर्ड में अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रारंभ होता है? तो ये होता है राज्यपाल की सिफारिश से। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू होता है? 6 सप्ताह तक। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? उस राज्य की मंत्री परिषद। राज्य की मंत्री परिषद प्लस CM, चीफ मिनिस्टर। तो जहाँ मंत्री परिषद है वो पहले आएगा। मुख्यमंत्री तो मंत्री परिषद का मुखिया होता है, वो नेतृत्व करता है। राज्य किसके माध्यम से कार्य करता है? तो राज्य है वो सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। कोई भी राज्य है वो किसके माध्यम से काम करेगा? सरकार के माध्यम से। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं और इन 3 अंगों के माध्यम से सरकार काम करती है। और ये जो संसदीय शासन पद्धति में इन दोनों अंगों के बीच गहरा संबंध होता है। न्यायपालिका फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक उस राज्य सरकार में मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम होता है 6 महीने तक का। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी क्या कोई मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन शर्त है कि उसे 6 माह से पहले किसी भी एक सदन का सदस्य है वो बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री रह सकता है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं रही? तो ये है महाराष्ट्र। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो ये करती है प्रायोजित जो अधिकार होते हैं उनका। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? आपको ध्यान होगा, वो सरकार जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती है, और जहाँ लोग रह रहे हैं वहीं की वो सरकार और उनके द्वारा ही चलाई जाए तो उसे कहते हैं स्थानीय सरकार। जैसे अपने भारत में जो पंचायती राज है, नगरों की सरकार है, ये स्थानीय सरकार है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक
किस अनुच्छेद में? 198 में धन विधेयक पारित करने की अवधि प्रावधानित है। यदि राज्य विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, विधान परिषद यानी दूसरा सदन विधानसभा में पारित हो जाए, विधान परिषद उसको रोक ले तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो वो अपने आप पारित हुआ माना जाएगा। कितने दिन के बाद? 14 दिन के बाद। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संविधान का अनुच्छेद कौन सा है और अनुमोदित किसके अधीन है? तो यह है राज्य विधान मंडल के। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए विधानसभा के सदस्यों की। तो 1/3 सदस्य निचला सदन मतलब विधानसभा। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं। किसमें नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिमी बंगाल में नहीं है। 1956 में राज्य पुनर्गठन करने से कितने राज्य हुए थे? 14 राज्य हुए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कब? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना तब। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से किस में दूसरा सदन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में है इनमें से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? कौन दिलाता है राज्य को? किसी राज्य में राज्यपाल को उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? तो राष्ट्रपति को किन मुद्दों पर सिफारिश कर सकता है राज्यपाल? राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त करना हो तो कर सकता है बिल्कुल। राज्य विधानसभा का विघटन करना हो तो भी। राज्य में संवैधानिक मशीनरी है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही हो तो भी। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित कोई प्रावधान है तो राज्यपाल सिफारिश नहीं कर सकता। तो सिफारिश कर सकता है ऑप्शन ए, सी और डी में। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ तक सीमित है? विधेयकों की स्वीकृति देने तक। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित होना जरूरी है? 6 सप्ताह में होना जरूरी है। निम्न में किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो ये कौन सा दृष्टिकोण है? सामाजिक दृष्टिकोण। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो क्या है? तो ये है 30 वर्ष। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30 वर्ष। तो विधान परिषद की तुलना हम केंद्र की राज्यसभा की तुलना हम राज्यों में विधान परिषद से करते हैं तो यहाँ भी 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा? बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है ये। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर पाएंगे कि मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य के विधानमंडल का दे रखा है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? महबूबा मुफ्ती। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके राज्य सदस्य हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं? ये जो संस्थाएं हैं जैसे नीति आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, योजना आयोग है, इनमें से कौन सदस्य मुख्यमंत्री होता है? तो नीति आयोग का जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करता? आरपीएससी। आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग
हर राज्य में PCS होता है, राजस्थान का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसी प्रकार से जैसे हरियाणा का होगा तो यहाँ HPSC बन जाएगा, तो इसी प्रकार से यूपी का होगा तो UP PSC बन जाएगा। तो PSC जो होता है हर राज्य में, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल है, वो उन सदस्यों की नियुक्ति करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा राज्य है जिसका विधानमंडल 2 सदनीय है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन है अभी वर्तमान में? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? भारत का कोई भी राज्य हो उसमें मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कुछ कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। तो राजनीति विज्ञान इतनी मुश्किल नहीं है जितनी इसको बना दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं, कुछ जो शब्दावली हैं, परिभाषित शब्दावली हैं, उनको अगर हम क्लियर कर लें तो बहुत सरल विज्ञान है ये। तो हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें राजनीति विज्ञान के कुछ शब्दावली लाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सरल हो जाएं और समझने में दिक्कत नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन संविधान में ये भी लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, 2 सदनों वाला है? तो उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें सिर्फ एक राज्य है महाराष्ट्र जहाँ 2 सदनीय विधानमंडल है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में किसी भी राज्य में स्टेट में वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पद्धति है उसकी सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार, और एक उसका नाम और है मंत्रिमंडलीय पद्धति, मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और मंत्री, इसीलिए इस प्रणाली को संसदीय जो शासन प्रणाली है इसको उत्तरदायी, क्योंकि ये लोकसभा संसद का निम्न सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसको उत्तरदायी जवाबदेही सरकार। और मंत्रिमंडल का इसमें विशेष रोल रहता है, इसलिए इसमें मंत्रिमंडलीय, क्योंकि अधिकांश जो निर्णय हैं वो चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल में विभागों के मंत्री होते हैं और चुनिंदा मंत्री होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति भी कहते हैं। अब जो मंत्री परिषद है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाला हुआ है। तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री, पहले जो स्तर के मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल। दूसरा उप मंत्री, राज्य मंत्री। तो उप मंत्री और राज्य मंत्री तो तभी कोई भी बैठक है, कोई निर्णय है उसमें तभी भाग लेते हैं जब उनको बुलाया जाता है, लेकिन जो मुख्य निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब पड़ा? 1969। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण, भले हुए संविधान में कुछ भी कहा गया हो? तो इन राज्यों में से नागालैंड ऐसा राज्य है। संविधान निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं करता? यहाँ कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ये तो है, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी व्यवस्था है। उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की हुई, लेकिन भारत में पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, फिर भी कई बार कई उप प्रधानमंत्री बनाए गए। तो एक समय ऐसा भी आया जब 2 प्रधानमंत्री भी रहे, तो
उप प्रधानमंत्री की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही हम काम चलाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री के पद को नियुक्त उप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। कहने का मतलब किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार का निहितार्थ क्या हो सकता है। किसी राज्य को विशेष दर्जा दें तो उस राज्य को कौन से लाभ प्राप्त होंगे। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत है वो अनुदान के रूप में होगा, और जो कुल सहायता की जो राशि है वो ऋण राशि कम होगी। चालू घाटा जो केंद्र सरकार द्वारा ही पूरा कर दिया जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी संस्थाएं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है पंजाब हरियाणा का जो गठन किया गया है वो कौन सा था, धरा आयोग। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में कौन सी एक राजभाषा है वो नहीं है, तो कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। किसी एक राज्य की राजभाषा है कश्मीरी। इनमें से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है, NCR। नेशनल रिजर्व जो क्षेत्र है, रीजन है, उसमें कौन सा नहीं है, राजस्थान है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश नहीं है, नहीं पूछा गया है। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियां या अतिरेक की जो जांच है वो कौन करता है और कैसे की जाती है। अगर कोई संसद है या विधानसभा है, राज्यों में विधानसभा है, केंद्र में संसद है, कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था, और ये कोई ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, अतिरेक का मतलब संविधान के अनुसार नहीं है, ज्यादतियाँ, अतिरेक, तो उसको न्यायिक समीक्षा द्वारा, न्यायपालिका न्यायिक पुनरोलोकन द्वारा उसे वैध या अवैध ठहरा सकती है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला जो प्राधिकरण है वो कौन है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना होगा, इसके लिए कौन सा आयोग है वो बना हुआ है, तो इसके लिए बना हुआ है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। संविधान का अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व में संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कैसा है, समान नागरिक संहिता से चलना चाहिए। वर्तमान में समान नागरिक संहिता सभी राज्यों में लागू नहीं है। वर्तमान में सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। अवशिष्ट अधिकार जिसका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां दी हुई हैं शक्तियों का विभाजन करने के लिए संविधान में। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसपे राज्यों की सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन यहाँ आया है अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट सूची जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोई सूची नहीं है। सूचियाँ 3 ही हैं, 3 सूचियों का प्रयोग किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जब ये सूचियाँ बनाई जा रही थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो कुछ ऐसे भी विषय थे जो उस समय नहीं थे, जैसे कंप्यूटर और साइबर क्राइम जैसे अब अपराध हैं, वो उस समय कोई जानता भी नहीं थे उस समय, लेकिन आज वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो उनको किस में शामिल करेंगे, अवशिष्ट शक्तियों में। और ये किसको दी हुई है, राज्यसभा और लोकसभा को, यानी संसद को। केंद्र सरकार कह सकते हैं, संघ सरकार कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, क्योंकि इसका संघ सरकार या केंद्र सरकार के कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, दोनों सदन मिलके बनाते हैं। और इसको राज्यसभा और लोकसभा भी कह सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इस प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, आप कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट बेस विज्ञान है, इसे रटने से ये खतरनाक विज्ञान बन जाती है, क्योंकि टेक्निकल जो शब्द हैं वो एग्जामिनर कहीं भी कैसे भी घुमा के दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वो प्राधिकारी कौन है जो भारत की समेकित निधि
में राजस्व सहायता अनुदान लागू करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो वो वित्त आयोग है। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कब किया जाता है? जब राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो। कौन लागू करता है? उस राज्य का राज्यपाल। किस नाम से? राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच करों की जो निवल प्राप्ति है उसका वितरण कैसे करना, उसका बंटवारा कैसे करना है, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान का नियामक सिद्धांत क्या होगा? तो दोनों होंगे, ए और बी। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 70 है, वो किस राज्य पे लागू होता था? वर्तमान में नहीं है, अगस्त 2019 से इसको निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन पहले किस पे था? जम्मू कश्मीर के लिए था। मूल संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी प्राप्ति उसको बढ़ाने का अधिकार है? तो वो कहता है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ये जो टैक्स हैं, कर हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। संपदा, बिक्री, रेलवे, किराए भाड़े पे और निगम पे। तो रेलवे से संबंधित जो हैं वो आ जाएंगे केंद्र सरकार। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के आधार पर उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग? तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। क्योंकि जो अल्पसंख्यकों की जो मान्यता है, अल्पसंख्यक की बात संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 करता है, धर्म और भाषा के आधार पे। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि धर्म और भाषा के आधार पे उस वर्ग या उस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसका अनुपात क्या है। जैसे हम समझे पंजाब में सिख जो समुदाय है वो बहुसंख्यक है, लेकिन वही सिख समुदाय अगर दिल्ली में है, राजस्थान में है, तो वो अल्पसंख्यक होगा। किस में आ जाएगा? अल्पसंख्यक में। वैसे ही जैसे मुस्लिम बाहुल्य जो संप्रदाय है उसकी बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में है तो वो बहुसंख्यक है, लेकिन वही अगर किसी और राज्य में जहाँ कम संख्या हो, उस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में वो कम हो, तो वहाँ वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है वो परिपुष्ट करता था। किसको करता था? पहले मूल संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति का। अवशिष्ट अधिकार क्या हैं? जो अधिकार राज्य सूची में शामिल है, जो संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। तो जो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है वो किसकी बात करते हैं? अवशिष्ट अधिकारों की। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? चौथे आम चुनाव तक 1967 तक केंद्र और राज्य सब में कांग्रेस की सरकार रही, यह आपको पता होगा। 1967 तक 1967 में 8 या 9 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई, यानी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो था केरल, जहाँ साम्यवादी सरकार बनी थी। सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो सरकारिया आयोग का संबंध है 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था और सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र और राज्य के संबंधों पे सिफारिश करने के लिए। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संबंधित हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय शासन में। तो केंद्र सरकार के पास हैं अवशिष्ट शक्तियां। संघ सरकार भी बोल सकते हैं, संसद भी बोल सकते हैं,
किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित हो जानी चाहिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है अनुच्छेद 356 के तहत, तब संसद द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। कितने दिन में? 2 महीने के भीतर। निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहे? तो ये शुजात बुखारी। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? भारत के राज्य वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में वो स्वायत्तता की मांग करते हैं। स्वायत्तता का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में अधिक स्वतंत्रता की मांग करना। विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, उपयुक्त सभी विषयों में मांग करते हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, 3 सूचियां हैं। तो समवर्ती सूची, दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, राज्य और संघ दोनों कानून बनाएंगे। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? शक्तियां और कार्य संघीय व्यवस्था होने के कारण संघवाद, भारत में संघवाद होने के कारण, संघवाद का मतलब है शक्तियां बटी हुई हों। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। क्या है? संस्थागत प्रणाली। कई बार हम कन्फर्म नहीं हो पाते कि जो संघवाद है संघात्मक है, कहीं लिखा होता है संघवाद, कहीं लिखा होता है संघात्मक व्यवस्था, तो दोनों एक ही हैं। तो संघवाद का मतलब है संस्थात्मक प्रणाली जिसमें शक्तियां बटी हुई होती हैं। भारत में ये शक्तियां हैं, कितने भागों में बटी हुई हैं? 3 सूचियों में बटी हुई हैं, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके। निम्न में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ये जो विषय हैं संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं, और इन विषयों में से पुलिस, जनगणना, भू आगमन, लोक स्वास्थ्य और सफाई। तो जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो केंद्र में निहित हैं। अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। उन अवशिष्ट मामलों पर जिसका केंद्र सूची, राज्य, संघ सूची, समवर्ती सूची में या विधि निर्माण कर सकता है, तो क्या है इसका? केवल संसद कर सकती है। निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? शिक्षा किस विषय में आती है? समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्त करेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासक लगाया जाता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भी निर्दिष्ट नहीं है। राजस्थानी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारत को संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहला ही शब्द, हम भारत के लोग। भारत को क्या क्या बनाना चाह रहे हैं वो पूरा प्रस्तावना आपको ध्यान होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जिसे भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1953 में। निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा, इनमें से कौन सा विषय है? तो कृषि आएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक जो है व्यवस्था उसके आधार पर आपातकाल लागू किया था? किस वर्ष किया था? 1975 में। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अब तक केवल एक बार लागू की गई? तो आंतरिक आपातकाल एक ही बार लागू किया गया है 1975 में। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता?
तो उत्पाद शुल्क, आयकर और सीमा शुल्क इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा के आधार का जो सम्मान है वो प्राप्त हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो अवशिष्ट अधिकारों का जो विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से आंतरिक आपात स्थिति अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र राज्यों के द्वारा किया जाता है, वे अधिकार जिनका केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी इनमें शामिल नहीं है, वो विषय किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट विषयों में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली हमने? समवर्ती सूची किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? वित्त आयोग का। इनमें से कौन से विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ये है शेयर बाजार और भावी फ्यूचर का जो बाजार होगा वो संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का नहीं है। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघवाद कह सकते हैं, संघ राज्य कह सकते हैं। तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण पहली विशेषता होती है। शक्तियों का पृथक्करण, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है संघ सरकार और राज्यों के बीच, यानी 2 स्तर की सरकार तो होती ही है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। इस वितरण को, शक्तियों का ये जो वितरण है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। शक्तियों का ये जो वितरण है, विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो वितरण है इसको बोलते हैं क्षितिज वितरण। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1956। किस समिति आयोग ने केंद्र राज्य संबंध की जांच की थी? तो ये थी सरकारी आयोग। किस वर्ष में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ? 1956। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त जो संस्थाएं इनकी सिफारिश की गई थी? तो ये प्रथम प्रशासनिक आयोग में लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई थी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारभूत लोकतंत्र कह सकते हैं या आधारित लोकतंत्र कह सकते हैं। तो इसका संबंध है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली इसी का एक उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा है वो? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है सरल भाषा में। तो नागालैंड है वो पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी कोठियारी समिति ने। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। भारत में संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं वर्तमान में। शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। जो शक्ति हैं वो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी होती। ये टेक्निकल शब्द यूज हुआ है। और ये जो चीज़ जिसको कन्फर्म है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। तो ये विशेषता किसकी है? संघवाद की है। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। इनमें कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा वो 8वीं सूची में शामिल हुई? 92। किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1963 में। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण जो न्यायाधिकरण बनाया हुआ है वो किन राज्यों के बीच बंटवारे को सुलझाता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित हुई थी? 1926। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑडिट करने वाला डिपार्टमेंट है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाया गया? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग है वो कब गठित हुआ था? 25 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? चुनाव आयोग का। और पहले चुनाव आयोग कौन बनाए गए? सुकुमार सेन। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट वो किसको प्रस्तुत करता है? यूपीएससी, राष्ट्रपति के समक्ष। राजनीतिक दल जिसे कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया वो कौन सा दल होगा? अच्छा, कोई भी राजनीतिक दल है जिसने 6% मत प्राप्त कर लिया, कहाँ? 4 राज्य अधिक राज्यों में, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति क्या कहलाती है? लोक लेखा समिति। ये भारत की संसद द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जितनी भी राशि खर्च की गई है वो उस मद के अनुसार की गई है या नहीं, कहीं मनमर्जी से तो नहीं खर्च कर दी गई, उसकी ऑडिट करने वाला होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और उसकी सहायता करने वाली जो समिति होती है वो होती है लोक लेखा समिति। प्रादेशिक दल बनने के लिए किसी भी चुनाव में मतों का कितना प्रतिशत होना जरूरी है? 2। भारत में मतदाता की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 कब कर दी थी? मूल संविधान में कितनी थी? 21। घटाई कब? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। भारत में प्रथम चुनाव कब करवाए गए? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951 और 52 में। 51 में शुरू हुए थे लेकिन संपन्न हुए 52 में, इसलिए इसको बोलते हैं 51-52 में। लेकिन अगर एक ही साल दी हुई हो तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 52 होगा, क्योंकि जो लास्ट का जो काम चला था वो 1952 में संपन्न हुआ था। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए? तो लगभग 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होने चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रीय दल बनने के लिए। कोई भी राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है, उसके लिए 6% मत। और राज्य कितने? 4 या अधिक राज्यों में। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित किया, बाद में मान्यता दी? साम्यवादी दल है मार्क्सवादी। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार हो कितने समय पहले बंद हो जाता है? मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। निम्न में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इनमें से लोक दल। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में 2 से अधिक, 2 तक तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 2% मत होने जरूरी हैं। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का देख लिया हमने। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? वो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना, ये नहीं आता, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाते हैं। उन्हीं में से लोकसभा के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का स्पेशल कोई चुनाव नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इनके कार्य क्षेत्र में आता है, नहीं सिलेक्ट करना है अपन को। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श जो आचार संहिता होती है
वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार किन बातों का ध्यान रखेंगे? अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके जो कार्य हैं उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकता है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका जिसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है उसे किसी भी आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर वोट देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष पूरी करने के बाद जो मत देने का अधिकार मिलता है उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क, सार्वभौमिक मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का पहला चुनाव आयुक्त इनमें कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? चांदनी चौक। वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है? निर्वाचन पद्धति। वो निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत जो विधानमंडल के विविध राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों को ज़्यादा वरीयता कौन देता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? देश सेवा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन सूची, पंजीकृत मतदाताओं की जो सूची तैयार की जाती है वो जिम्मेदारी किसकी है? तो होती है निर्वाचन आयोग की। मत देने का अधिकार किस कोटि का अधिकार है? तो वो राजनीतिक अधिकार है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत के जो आम चुनाव होते हैं पहले आओ पहले पाओ, यानी जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वही विजय घोषित होगा। इसको पूर्ण बहुमत या बहुमत वाला जो पद्धति है वो नहीं कह सकते, तो इसको क्या कहेंगे? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। यानी जो इलेक्शन के लिए जो क्षेत्र बने हुए हैं, चुनाव के जो क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे लोकसभा की बात करें तो 543 निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं और इस 543 निर्वाचन क्षेत्रों से जिस निर्वाचन क्षेत्र से, मान लें कि कोई निर्वाचन क्षेत्र है, कह इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 व्यक्ति खड़े हुए और यहाँ वोट थे वो 100 थे, वोट की जो संख्या है वो 100 वोट है, तो ए को मिले 40, बी को मिले 30 और सी को मिले 30, तो यहाँ जो विजय होगा वो होगा ए। हालांकि इसको बहुमत नहीं मिला, बहुमत के लिए 50 प्लस चाहिए थे, 100 में से 50 प्लस होते तब बहुमत होता, लेकिन यहाँ बहुमत किसी को भी नहीं मिला। लेकिन ए जो कैंडिडेट है वो जो अपने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक वोट से आगे है तो ये ही जीतेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं? 70। किस विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति है? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की विशेषता क्या है? इसमें विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र और दार्शनिक के रूप में भूमिका निभाता है किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए। 2015 में केंद्र सरकार ने किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? तो वो कौन सा आयोग था जिसमें जनवरी 2015 में एक आयोग बनाया? योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया? नीति आयोग। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। राज्य के लिए, कोई भी राज्य है वहाँ के कोई कैंडिडेट के लिए निर्वाचन याचिका लगी है तो उस पर निर्णय का अधिकार किसको दिया हुआ है? तो उच्च न्यायालय को, वहाँ के हाई कोर्ट को।
लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर किस कंडीशन में, लोकसभा हो या विधानसभा के कोई भी उम्मीदवार हो, वो जमानत जब्त हो जाएगी उसकी यदि उसने कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया हो तो। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो यह है कर्नाटक। इनमें किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है वो सुझाया गया था? 1935 की अधिनियम में। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा संबंधी जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करता है? अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य। अखिल भारतीय IAS जो अधिकारी हैं, IPS जो अधिकारी हैं, वो किस प्रकार की सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य दोनों सरकारों में अपनी सेवा देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह विवादों की जांच पड़ताल के निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में उठने वाले कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, उसको क्लियर कौन करेगा? उस पर निर्णय कौन देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा। राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति, दोनों ही में कंडीशन में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के नियम में से किस समिति से जुड़ा हुआ होता है? तो ये होता है लोक लेखा समिति से। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। इनमें से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन उपबंध की गई है? तो वो है चुनाव आयोग। संविधान में निम्न किसके बारे में उपबंध नहीं है? योजना आयोग के बारे में नहीं है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र है वो क्या चाहिए? 25 वर्ष। इनमें से किस में कौन सा निकाय संवैधानिक रूप से नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए हुए, नीति, राष्ट्रीय अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इनमें से संवैधानिक जो निकाय है वो कौन सा है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंदर उल्लेख हुआ है कि वित्त आयोग क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा। इनमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? नहीं ऑप्शन। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना बिल्कुल है। तारीखों को तय करना ये भी है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी है। चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना ये राजनीतिक दलों का काम है, चुनाव आयोग का नहीं है, निर्वाचन आयोग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन की ग्राम पंचायत, उसका कार्य नहीं है वो देख लेते हैं। साफ सफाई, अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना है ये तो। कब्रगाह और शमशान की व्यवस्था करना ये भी है। कॉलेज शिक्षा की व्यवस्था करना ये नहीं है। सड़क, तालाब, कुआं इनकी व्यवस्था करना ये भी है। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये था अशोक मेहता समिति 1977 में। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? वो राज्य कौन सा था? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की व्यवस्था की थी, यानी पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा। इसलिए राजस्थान पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। कब? 1959 में, 2 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के उस समय पहले प्रधानमंत्री, और नागौर जिला राजस्थान का, बगदरी गांव। संविधान द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय में बात करता है? पंचायती राज से संबंधित।
त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या है? कौन सा राज्य शामिल है त्रिस्तरीय जहाँ पंचायती राज हो? असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो असम और बिहार। राजस्थान पहला राज्य है जिसको गौरव प्राप्त हुआ स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का। निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली है वो प्रारंभ की थी? राजस्थान ने। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनी थी पंचायती राज के लिए? अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति ने बताया था कि जो पंचायत राज का त्रिस्तरीय समिति का प्रावधान है जो बलवंत राज समिति की दी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मंडल समिति और जो जिला समिति है वो बना दी जानी चाहिए। एक बीच का जो स्तर है उसको घटा देना चाहिए, यानी द्विस्तरीय, 2 स्तरों की बात की थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। बिहार पंचायती राज अधिनियम की अवधि 5 वर्ष की है। इसकी गणना कब से की जाती है? पंचायत की पहली बैठक की जो तिथि होती है उससे। पृथक पंचायती राज प्रणाली का गठन कब हुआ? पृथक पंचायत राज मंत्रालय का गठन, मंत्रालय बना था इसके लिए स्पेशल 2004 से। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का जो गठन है वो किस स्तर का? पंचायत समिति जिसका प्रमुख प्रधान होता है वो स्तर कौन सा है? ब्लॉक स्तर का। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाने जरूरी हैं? तो इसके लिए समय सीमा है 6 माह के भीतर। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जाता है? कौन कौन होते हैं इसमें? तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य न हों। निगरानी समिति। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम जो पंच है उनकी गणपूर्ति क्या रखी गई है? 7। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो ये होती है जिला परिषदों के प्रति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का अनुच्छेद प्रावधान करता है, यानी आदेश देता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है जो कि नीति निर्देशक तत्वों में है, संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में कौन है? नीति निर्देशक तत्व। और इसका अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करना राज्य का दायित्व है, राज्यों को आदेश देता है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहन जो प्रावधान है वो कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश। जिला कलेक्टर का पद कब सर्जित हुआ था? 1973 से। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पे होता है। पंचायती राज की जो संरचना है वो क्या है? त्रिस्तरीय है पंचायती राज की संरचना। कैसे? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का स्तर है वो नीचे का जो आधारभूत स्तर है, ब्लॉक स्तर बीच का स्तर है और जिला स्तर है पंचायती राज का उच्च स्तर है। इनमें कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? ये इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं। इस प्रकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। तो इसमें दोनों ही सही है, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो यह है ग्राम सभा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? 6 माह के भीतर। वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 6। किसी पंचायत का मुखिया कहा जाता है? पंचायत का मुखिया किसको कहते हैं? सरपंच को। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए? संविधान संशोधन 3 प्रकार
मुख्यतः दो प्रकार होते हैं और कौन करती है? संसद, अनुच्छेद 368 के तहत। एक होता है साधारण विधेयक जिसका अनुच्छेद 368 के अंदर उल्लेख नहीं है। दो का उल्लेख है। दो कौन सा है? एक तो विशिष्ट बहुमत और एक होता है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। तो इनमें से सी ऑप्शन हो जाएगा कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में वह कौन सा शब्द है जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया? वो मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और उसमें से समाजवादी शब्द है या पंथ निरपेक्ष है, गरिमा है या अखंडता है? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ये ध्यान रखें। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया, गरिमा जो शब्द है वो नहीं जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े, लेकिन गरिमा जो शब्द है वो नहीं जुड़ा, तो नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में शामिल किया गया और संविधान में इस संस्था का उल्लेख किया गया और संविधान में इस संस्था को कार्य दिए गए? वो संविधान संशोधन कौन सा था? पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 और नगरीय सरकारों के लिए 74वां किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? तो पहली बार कब संशोधित हुई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, ये कहता है। तो राज्यों का संघ है भारत। भारत में संघ नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं, यानी राज्य विनाशी है लेकिन संघ अविनाशी है। इसका मतलब ही है संविधान का अनुच्छेद 1, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 भाग 1 जो अनुसूची 1 है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उपबंध किसके लिए था? जम्मू कश्मीर के लिए था। अस्थायी प्रावधान थे इसमें। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक स्थिति प्राप्त थी? 370 में, लेकिन 2019 में इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण माना था? कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कौन कर सकता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा। अकेली संसद कर सकती है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन। कौन से? साधारण संशोधन से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। जब मूल संविधान बना उसमें थी 8 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी, 10वीं अनुसूची 1985 में जुड़ी, 11वीं अनुसूची 1992 में जुड़ी और 12वीं अनुसूची 1992-93 में जुड़ी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर सरकारों से संबंधित है, 9वीं अनुसूची कुछ बातों पे संविधान का जो प्रावधान है वो करती है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण कौन से हैं जिसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में केशवानंद भारती बाद में संशोधित किया गया था, यानी
स्पष्ट किया गया था न्यायपालिका के द्वारा। तो वो कौन से हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ये बताना है। तो इसमें है जैसे संप्रभुता, भारत की संप्रभुता बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संसद इसमें संशोधन इसमें किसी भी तरीके से घटा नहीं सकती, बढ़ा सकती है। भूभागीय अखंडता है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा है, शासन की संसदीय प्रणाली है। सरकार ये नहीं कह सकती कि अब यहाँ संप्रभुता नहीं होगी, भारत किसी का गुलाम हो गया। भूभागीय अखंडता में किसी प्रकार की छेड़ संघीय प्रणाली के बजाय संसद है वो कहीं ऐसा प्रावधान नहीं कर ले कि अब जो एकात्मक शासन प्रणाली आ जाएगी। ये नहीं प्रावधान कर ले कि अब न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का अधिकार नहीं रहेगा, अब ये ख़त्म करते हैं, ऐसा भी संसद नहीं कर सकती। शासन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। कहीं केंद्र सरकार के पास इतना पावर हो, इतना बहुमत हो कि वो कह दे कि अब संसदीय प्रणाली नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंटियल प्रणाली होगी, जैसे अमेरिका में है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह भारत का प्रधानमंत्री कहीं इतना ताकतवर नहीं बन जाए कि संसद इस प्रकार के संशोधन कर दे। तो न्यायपालिका इनकी समीक्षा करती है, न्यायपालिका देखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। वित्तीय आपात स्थिति कब घोषित की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय 1976 का संविधान संशोधन। और ये जो संशोधन है ये संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में कितने मूल कर्तव्य जोड़े थे? 10, लेकिन एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 1976 में, 2002 में 76वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो यह है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। मताधिकार, भारतवर्ष में मत देने का अधिकार। मताधिकार क्या होता है? मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा किया गया? क्या मनमर्जी से हो गया? नहीं, संवैधानिक संशोधन द्वारा 61वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 89 में। और ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है वो अपना राजनीतिक अधिकार रखता है कि मत देने का अधिकार। तो आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये जो कंटेंट था इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।